हेलो, गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हो? सब बढ़िया? चलो तो ठीक है। आज का जो अपना पॉइंट है वो होगा अणुसंख्यिकी गुणधर्म या कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। इसके बारे में थोड़ा सा अपन देख लेते हैं, ठीक है? तो आओ देखते हैं बेटा अणुसंख्यिकी गुणधर्म होते क्या है, इन पे नज़र मार लेते हैं अपने एक थोड़ी सी। तो देखो इधर आपने देखा है NaCl, ये मेरे पास क्या है बेटा, NaCl, और ये दूसरा क्या है, LiCl। अब आपसे कोई पूछे कि इनकी संख्या कितनी है और इनकी संख्या कितनी है, इसकी संख्या इस योगी की संख्या मुझे तो एक ही नज़र आ रही है इस समय, और आपको भी इसकी संख्या कितनी नज़र आ रही होगी, एक ही आ रही होगी, है क्या? ठीक है। अब मैं दूसरी बात ये पूछता हूँ आपसे कि जो इसकी प्रॉपर्टी है, ये नमक है, इसके गुण है, क्या वो इसके गुण इसके समान है? गुण का मतलब जो आयतन घनत्व इसका है वही घनत्व इसका होगा, जो आयतन इसका है वही आयतन इसका होगा, जो कलर इसका है वही कलर इसका होगा, जो बॉइलिंग पॉइंट इसका है क्या वही इसका होगा, जो मेल्टिंग पॉइंट इसका है क्या वही इसका होगा। यानी जितनी भी प्रॉपर्टी ये दर्शाएगा क्या वो सारी इसके समान होगी। ये मेरा क्वेश्चन है बच्चों, अब बताना आपको है। नहीं, मेरा जवाब होगा बेटा नहीं, इनकी प्रॉपर्टी समान नहीं होगी, यानी कि इनकी प्रकृति समान नहीं होगी। इनकी प्रकृति से मेरा मतलब है कि इनके जो गुण है वो समान नहीं होंगी, लेकिन इनकी संख्या समान हो सकती है। ये बात सत्य ही होगी कंपाउंड की। वही बात बेटा, दो लड़कों को मैं खड़ा कर दूं तो उनके गुण और उनका सामर्थ्य सब अलग अलग होगा, लेकिन उनकी संख्या में ये बोल सकता हूँ कि ये भी एक है और ये भी एक है, दो जने हैं, एक ये, संख्या तो समान है, लेकिन उनके जो गुण धर्म है, उनकी प्रकृति है, उनकी प्रॉपर्टी है, वो अलग अलग है। तो मैं अणुसंख्यिकी गुण धर्म को कह सकता हूँ वह विलयन जिसके गुण धर्म केवल और केवल विलेय के अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है। वह विलयन जिसके गुण धर्म केवल और केवल विलेय के अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है, उसकी प्रकृति पर नहीं। इसका मतलब समझ में आया आपको? देखो बच्चों, ये मैंने लिए, ये मेरे पास क्या है, शुद्ध सॉल्यूशन है, शुद्ध द्रव विलायक है। इसमें मैं इनको डालूंगा तो ये क्या रहेगा, ये विलायक था, और जैसे ये विलेय मैंने इसको डाला तो अब क्या बन गया, ये सॉल्यूशन बन गया। और सॉल्यूशन के अंदर क्या होना चाहिए कि वह विलयन जिसके गुण धर्म केवल और केवल विलेय के अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है, इसकी प्रॉपर्टी या इसके गुण धर्म पर निर्भर नहीं करता। यानी कि इनकी जितनी भी प्रॉपर्टी होती है, जितने भी इसके गुण होते हैं, उस पर निर्भर
नहीं करता, केवल किस पे निर्भर करता है, इसके अणुओं की संख्या पर। तो कह सकते हैं उसकी प्रकृति पर नहीं, इसे ही आनुषंगिक, इसे ही विलयन का गुणधर्म, इसे ही लिख सकते हो आप, इसे ही विलयन का गुणधर्म कहते हैं, गुणधर्म कहते हैं। ठीक बात, आगे बढ़ते हैं। चलो देखो बेटा, यही सॉल्यूशन अपने पास। दूसरी बात एक कि ये अणुसंख्यिक गुणधर्म होते हैं, वो केवल सांद्र जो तनु विलयन होते हैं, डाइल्यूट विलयन सॉल्यूशन होता है, उस पर लागू होता है। अब बात आती है कि डाइल्यूट या तनु विलयन क्या होते हैं गुरुजी? जिसमें विलय की मात्रा विलायक में बहुत कम हो, जिसमें विलय की मात्रा विलायक से अपेक्षा बहुत कम हो, जिससे बना सॉल्यूशन तनु विलयन कहलाता है। जैसे मेरे पास ये कोई बाल्टी है बेटा, इसके अंदर मैंने इसमें से 2-4 मुट्ठा नमक डाल दिया भर के, इतना सारा नमक डाल दिया, तो क्या हो गया, एक गाढ़ा हो जाएगा लिक्विड, तो ये सांद्र सॉल्यूशन होगा। और यदि मैंने हल्का सा चुटकी भर के इसमें नमक गिरा दिया तो ये तनु विलयन होगा। तो ये जो अणुसंख्यिक गुणधर्म है किस पे लागू होता है? तनु विलयन पर लागू होता है। आप ध्यान रखना चाहिए, अगर आपने पहले की क्लास से शुरुआत में नहीं पढ़ा है तो फर्स्ट क्लास में मैंने इसका जिक्र किया था सॉल्यूशन की, मैं उनको देखो, उनको पढ़ो, तब जाके ये बातें सारी समझ में आती है। एक चीज़ दूसरी चीज़ से जुड़ी रहती है। ठीक है, तो किस पे लागू होगा ये, इसे भी लिख लो। अणुसंख्यिक गुणधर्म, अणुसंख्यिक गुणधर्म तनु विलयन पर लागू होता है, पर लागू होता है। ठीक बात है। अणुसंख्यिक गुणधर्म किस में लागू होगा बेटा? तनु विलयन पर लागू होगा। अर्थात ये भी लिख लो चलो तुम, अर्थात वह विलयन जिसमें, वह विलयन जिसके विलायक में, जिसके विलायक में विलय के अणुओं, विलय के अणुओं की संख्या मात्रा वह विलयन जिसके विलायक में विलय की मात्रा कम हो, ऐसा विलयन तनु विलयन कहलाता है। तनु विलयन कहलाता है। ठीक बात, चलो ठीक है। अणुसंख्यिक गुणधर्म तनु विलयन पर लागू होता है, अर्थात वह विलयन जिसके विलायक में विलय की मात्रा बहुत कम हो या कम हो, ऐसा विलयन क्या कहलाएगा बेटा?
तनु विलयन कहलाता है। आगे लिखो आनुसंख्यिक गुणधर्म आनुसंख्यिक गुणधर्म 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला होता है बेटा वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन ठीक है। दूसरा होता है बेटा क्वथनांक में उन्नयन और तीसरा होता है हिमांक में अवनमन। चौथा होता है और परासरण दाब। तो ये 4 प्रकार के आनुषंगिक गुणधर्म अपन को यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो अपन को एक एक को पकड़ पकड़ कर इनकी स्टडी कर लेते हैं। आप इस लेना चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर मैं आगे बढ़ता हूँ बेटा, ठीक है। चलो पहला पॉइंट है हमारा वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। हेडिंग डालो आपेक्षिक अवनमन। बेटा प्रत्येक चीज हम बोर्ड में लिखते हैं तुम्हारी वजह से। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, इसे समझ लो बेटा। देखो इधर द्रव पात्रबंध या शुद्ध द्रव उधर लेते हैं बेटा थोड़ा इसको। ये बंद पात्र है कोई मेरे पास, इसमें मैंने द्रव लिया है। इसको मैं बोल सकता हूँ शुद्ध द्रव विलायक शुद्ध द्रव विलायक। और इसको क्या कर रहे हैं बेटा हम? गरम प्लस NaCl, यानी कि ये सॉलिड है और ये क्या है बेटा? लिक्विड है। ये क्या है? विलेय पदार्थ। अब देखो समझने की बात है। मेरे पास शुद्ध द्रव विलायक है। मैं यहाँ शुद्ध द्रव विलायक पानी मान लेता हूँ, यानी कि जल मान लेता हूँ। शुद्ध द्रव विलायक क्या है बेटा?
मेरे पास जल है, ये जल है, शुद्ध द्रव विलायक की जल है जो इस पात्र में, बंद पात्र में भरा हुआ है, और मैं इसको गर्म करता हूँ तो ये गर्म करता हूँ तो ये उबलता है, पात्र बंद है तो यहाँ पर जो ये अणु होंगे, द्रव के अणु होंगे, वो वाष्प में जैसे ही बदलेंगे तो वाष्प के कण यहाँ आके टकराएंगे, और ये कण जब वापस द्रव अवस्था में आएंगे, ये टकरा कर ऐसे वापस इसी अवस्था में आ जाएंगे, वापस वाष्प बनकर फिर वापस द्रव बन जाएगा इनका। ऐसा प्रोसेस हमने पहले कई बार पढ़ चुके हैं, कई बार अपन पढ़ चुके हैं इस बात को। और यहाँ क्या उत्पन्न होगा, वाष्प दाब उत्पन्न हो जाता है, वाष्प दाब। ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा बेटा, जब अपन ये वाष्प, द्रव से वाष्प बनती है तो V1 वेग से वाष्प बनने का काम होता है, और जब वाष्प से लिक्विड बनता है तो इसको अपन V2 बोलते थे। और जब ये दोनों V1 बराबर V2 आ जाती है तो वाष्प दाब किस में आ जाता है, वाष्प दाब साम्य में आ जाता है। वाष्प दाब किस में आ जाता है, साम्य में अवस्था में आ जाता है, कि यानी कि उस समय जो वाष्प के द्वारा द्रव की सतह पर जो दाब लगता है वो सर्वाधिक होता है। यानी कि हम ये पढ़ चुके हैं कि द्रव की सतह पर वाष्प के कणों द्वारा या अणुओं द्वारा डाला गया दाब वाष्प दाब कहलाता है। तो इस समय जो वाष्प दाब उत्पन्न हुआ है अकेला शुद्ध द्रव पदार्थ है, तो द्रव पदार्थ से शुद्ध वाष्प दाब काफ़ी अधिक मात्रा में उत्पन्न होता है। ठीक बात है। आगे बात करता हूं मैं कि ये शुद्ध द्रव विलायक का वाष्प दाब था। अब मैं इसमें क्या करता हूं, अशुद्धि के रूप में थोड़ा सा जो नमक है ये विलेय पदार्थ के रूप में इसके अंदर घोल देता हूं, और घोल कर क्या बना लिया मैंने, विलयन बना लिया बेटा। ये विलयन, इसमें क्या है, H2O डाल दिया मैंने और NaCl भी डाल दिया मैंने, और इसका क्या बन गया, ये सॉल्यूशन बन गया। क्या बन गया बेटा, सॉल्यूशन बन गया। वही गर्म करूंगा इसको, क्या बना ये, विलयन। विलयन, और विलयन में क्या है, जल और नमक है, दोनों है। इसको वापस गर्म किया मैंने, वापस यही बंद पात्र है, बंद पात्र को जैसे ही वाष्प में गर्म करूँगा तो यहाँ पर क्या होगा बेटा, जो जल के अणु हैं वो वाष्प में बदलने की कोशिश करेंगे, वाष्प वापस यहाँ टकराएगी, यहाँ टकरा कर वापस वही द्रव में बनने का, यानी वाष्पन और संघनन दोनों की क्रिया चलती रहेगी। वही V1 V2 चलता रहेगा, सब जो इधर हुआ है वो इधर हुआ है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर जो अलग है वो इस सोडियम क्लोराइड की वजह से आई है, क्योंकि बेटा जब यहाँ पे जो ये द्रव की सतह थी, यहाँ से इस जगह पर सारे द्रव के अणु वाष्प में चेंज हो रहे थे, लेकिन इसके अंदर कुछ ठोस के अणु आ गए हैं, तो बीच बीच में ये ठोस के अणु होने से ये वाष्प में चेंज नहीं हो रहे हैं, और ये जो द्रव था वो कम रह गया है इसकी अपेक्षा, और ये ठोस के अणु जो सतह, द्रव की सतह पर है वो वाष्प में चेंज नहीं हो पा रहे हैं। तो जो बनने वाला वाष्प होगा तो वो कम होगा, वाष्प कम बनेगी, क्योंकि इतने यहाँ जैसे मान लो 1 करोड़ अणु काम में आ रहे थे, तो यहाँ पूरे 1 करोड़ अणु वाष्प बनने में काम नहीं आ रहे हैं, क्योंकि उनका आधा कुछ एरिया किसने घेर लिया, सोडियम क्लोराइड ने घेर लिया, तो वाष्प इतनी नहीं बन पा रही। तो यानी कि इसकी वाष्प यहाँ वाष्प दाब ज़्यादा बन रही थी, इसका मतलब तो यही हुआ यहाँ वाष्प दाब कम बन रही है। ठीक है, ये वाष्प दाब, और ये जो वाष्प दाब में कमी आई है ये किसके कारण आई है, ये सोडियम क्लोराइड के कारण आई है। किसके कारण आई है बेटा, सोडियम क्लोराइड के कारण आई है। अब इन्हें दोनों के मध्य जो वाष्प में कमी आई है, वाष्प में कमी किसके कारण, इसके कारण। वाष्प दाब में कमी या वाष्प में कमी लिख सकते हो, दोनों ही सही है। वाष्प में कमी आई है या वाष्प दाब में कमी आई है, वो किसके कारण आई है, नमक के कारण आई है। और मेरा मानना है कि जो ये विलय के कारण जो वाष्प दाब में कमी आई है विलयन में,
यही वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन कहलाता है। सुनो इधर, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन का मतलब होता है कमी, और इसका आपेक्षिक का मतलब होता है इसके रेस्पेक्ट में। तो ये कमी उत्पन्न हुई है, यही कमी आपेक्षिक अवनमन कहलाती है, वाष्प दाब में कमी कहलाती है। वाष्प दाब यहाँ सर्वाधिक था, लेकिन यहाँ NaCl मिलाने से वाष्प दाब में काफ़ी गिरावट देखने को मिली। तो इसे अपन लिख सकते हैं, बेटा लिखो, जब किसी शुद्ध द्रव, शुद्ध द्रव विलायक में, जब किसी शुद्ध द्रव विलायक में, जब किसी शुद्ध द्रव, वाष्पशील कर लो यहाँ, वाष्पशील विलायक में अवाष्पशील ठोस विलेय को मिलाया जाता है, तो विलायक का विलयन का वाष्प दाब विलायक की अपेक्षा कम आता है, और वाष्प दाब में आई कमी वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन कहलाता है। क्या लिखा बेटा अपन ने? जब किसी शुद्ध द्रव वाष्पशील विलायक में अवाष्पशील ठोस विलेय को मिलाया जाता है, तो विलयन का वाष्प दाब विलायक की अपेक्षा कम आता है, और वाष्प दाब में आई कमी वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन कहलाती है। आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हो। मैं आगे बढ़ता हूँ। दूसरी बात मैं करता हूँ कि जो राउल्ट का नियम है वो अपन इससे पहले की कई क्लासों में जिक्र कर चुके हैं कि जो राउल्ट का नियम होता है वो राउल्ट के अनुसार जो आपेक्षिक अवनमन है, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन होता है, वो विलेय पदार्थों के मोल अंश के समानुपाती होता है। ये बात आप अवश्य ध्यान रखो। तो इस लाइन को भी लिखो आप, या चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, उसे आगे बढ़ता हूं मैं। देखो इधर राउल्ट के अकॉर्डिंग लिखो आप, राउल्ट के अनुसार वाष्प दाब में राउल्ट के अनुसार वाष्प दाब में
राउल्ट के अनुसार, चलो इसको ऐसे मत लिखो बेटा, ऐसे लिखो, किसी विलयन, और ज़्यादा समझ में आ गया, किसी विलयन का आपेक्षिक वाष्प दाब, आपेक्षिक वाष्प दाब उस विलयन में उपस्थित विलेय के मोल अंश के समानुपाती होता है, समानुपाती होता है, जिसे हम निम्न समीकरण से दर्शा सकते हैं। ठीक बात है। क्या होगा बेटा वो समीकरण? जैसे देखो इधर वाष्प दाब में आपेक्षिक है, यहां जो शुद्ध द्रव का, ये हमने पढ़ा है, ये शुद्ध द्रव क्या था? शुद्ध विलायक, इसका वाष्प दाब कितना था? P0A। आप नोट कर लो इससे पहले वाले डायग्राम में अगर रह गया हो तो। और इसका जो सॉल्यूशन बना था उसका वाष्प दाब था PA। ध्यान रहे, उस डायग्राम में नोट करो बेटा, इससे पहले जो अपन ने मिटा दिया उसमें नोट करो इसे। शुद्ध द्रव विलेय P0A और ये सॉल्यूशन PA। ठीक है, मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ये अपन 2 क्लासों में पहले पढ़ चुके हैं कि जो वाष्प दाब में विलयन में उपस्थित विलेय के मोल है वो किसके समानुपाती होंगे? विलेय के मोल अंश के, यानी विलेय के मोल अंश मान लो मैं Bx लिखता हूँ और वाष्प दाब उस विलयन का वाष्प दाब है तो वो इसके समानुपाती हो जाता है, और इसके समानुपाती होता है वो स्थिरांक आता है। ऐसा काम अपन ने किया था। लेकिन यहाँ पे क्या है, तनु विलयन लेते हैं अपन, तो तनु विलयन के लिए जो विलेय होता है उसको नगण्य के रूप में मान लिया जाता है। तो मैं यहाँ डायरेक्ट आप केवल ये सूत्र लिखोगे कि जिसे हम निम्न समीकरण से दर्शा सकते हैं, यानी कि उसे बोलेंगे अपन XB बराबर P0A माइनस PA अपॉन P0A। काम आएगा बेटा, यहाँ से क्वेश्चन आएगा अपन को, ये ध्यान रखना है अपन को। P0A क्या रहेगा जानते हो आप? शुद्ध द्रव विलायक का वाष्प दाब। ठीक है, PA क्या है बेटा? विलेय का वाष्प दाब। XB क्या है बेटा? सॉरी, विलेय का नहीं बेटा, विलयन का है ये। विलेय के मोल अंश आपको इसे डायरेक्ट निकालना है, इससे पहले पढ़ चुके हैं अपन, इसको डायरेक्ट निकालना है, यूज करना अपन को। केवल ये बात अपन ने ले ली यहाँ पर। अब इसको मैं क्या क्या लिख सकता हूँ वो सुनो आप। देखो इधर मैं इसको एक ही डायरेक्शन में एक डायरेक्ट सूत्र देता हूँ तुम्हें बहुत शानदार बनाकर, ताकि तुम केवल उसको उपयोग कर सको। ये XB है बेटा, और XB क्या होता है? मोल, विलेय के मोल। और मोल का सूत्र क्या होता है? मोल विलेय के मोल बटे विलयन के मोल, या मोल विलेय के मोल अपोन विलेय के मोल प्लस विलायक के मोल। तो इसको मैं लिख सकता हूं किसके बराबर होगा ये? स्मॉल n और स्मॉल n प्लस कैपिटल N।
ये क्या है, विले के मोल। ये क्या है, विले के मोल। और ये क्या है बेटा, विलायक के मोल। अब इनका कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, ये विलय नगण्य होता है, इसमें तनु विलयन में काम कर रहे हैं अपन, इस वजह से ये नगण्य मान लिया जाता है। तो इसे मैं आगे इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, एन, यहाँ लगभग इसका मतलब स्मॉल एन अपॉन एन। ये क्या है बेटा, विलय के मोल, विलायक के मोल या विलयन के मोल। डायरेक्ट इससे भी निकाल सकते हो आप। ये क्या होता है इसको भी देख लो, विलय बराबर होता है वही ग्राम अपॉन विलय के ग्राम में मात्रा और उस विलय का मोलिक्यूलर वेट, फिर वही जो विलयन है उसकी ग्राम में मात्रा, उसका मोलिक्यूलर वेट, यही तो होता है। और इसको और कैसे लिख सकते हो आप, इसे ऐसे भी लिख सकते हो आप, या इसको आप लिख सकते हो WB विलय बटा MW, या इसको लिख सकते हो आप WA अपॉन MW। ये भी चल जाएगा, ये भी चल जाएगा बेटा, चलेगा कि नहीं चलेगा? अरे भाई चल जाएगा, ये भी चल जाएगा। अब यहाँ पे ये क्या है, ये विलायक, ये विलय। और इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, जैसे देखो इधर बराबर WB इंटू MW इंटू WA। इसको मैंने नीचे लिया, ये ऊपर चला गया, MW बटा WA। इतनी सारी मात्रा तुम्हारे पास आ गई और इसको मैंने कर दिया डिब्बे में बंद। न्यूमेरिकल के लिए क्या यूज करोगे, इसे यूज करोगे। अब कोई भी क्वेश्चन हुआ आपका इस टॉपिक से, आपको बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन मिलता है यहाँ से, कोई भी क्वेश्चन हुआ आप उसे आराम से कर सकते हो, 2 मिनट में कर सकते हो। तो दे दूं क्वेश्चन, ये लगेगा, इसके साथ फिर तुम्हारा एग्जाम्पल है बुक का, जो इस ये WB बटा MW इंटू MW WA, इससे आप बुक का एग्जाम्पल निकाल सकते हो, जो आप की किताब में दिया गया है राजस्थान बोर्ड की बुक में, उस वो से भी निकाल सकते हो, इससे भी निकाल सकते हो। एक आध क्वेश्चन दे देता हूं मैं आपको, एक आध क्वेश्चन देखो बेटा। ये जो क्वेश्चन है इसे देख लो आप, बुक का क्वेश्चन है सीधा, ये दोनों समझ लो, उसे आप कर लेंगे। जो मैंने वो नीचे वाला सूत्र दिया है उससे करना उसको। ये क्वेश्चन है, अपन ने यहाँ पे जो क्वेश्चन पढ़ रहे हैं अपन, वो है विलायक ए का वाष्प दाब 0.50 ATM है, 0.50 ATM है। किसका वाष्प दाब? विलायक का, जिसमें अवाष्पशील पदार्थ भी मिला दिया अपन ने, जैसे पानी में नमक मिला दिया, ये समझो बी मिला दिया, इस विलायक में मिलाते हैं, बी विलेय पदार्थ बी इस विलायक में मिलाते हैं, तो वाष्प दाब घटकर कितना रह गया? पॉइंट घटेगा तो ज़रूर अपेक्षी का नमन होगा, 0.30 ATM हो जाता है। तो बी के मोल अंश क्या होंगे, यानी कि इसने पूछा है बेटा BX बराबर क्या क्या दिया है वो लिख लो आप, विलायक ए का वाष्प दाब, और विलायक को दर्शाते हैं हम इससे, विलायक ए का वाष्प दाब इसने दिया है 0.50 ATM, ठीक है। अवाष्पशील पदार्थ भी इस विलायक में मिलाते हैं, और विलायक में मिलाते हैं तो वाष्प दाब 0.30 ATM हो जाता है। यानी कि ये क्या आ गया बेटा, विलयन का, ये विलायक का, ये विलयन का, लेकिन घट गया, कितना रह गया? 30 ATM। पूछा क्या है, तो बी के मोल अंश क्या होगा? XB पूछा है,
आराम से निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सीधा सा क्वेश्चन है। एक्स बी बराबर होता है वी नो देट, हम जानते हैं कि पी एक्स बी बराबर पी नोट ए माइनस पी ए बटे पी नोट ए। वैल्यू रखो और कुछ नहीं रखना। एक्स बी बराबर 0.50 ATM माइनस 0.30 ATM बटे, दोनों ATM है, ये भी ATM है बेटा, क्या आया 0.50 ATM। ठीक है, क्या रहेगी वैल्यू, इधर 0.50 में से 0.30 जाएंगे, कितना रह गया 0.20, इधर नीचे 0.50। मैं इसको सोल्व करूँगा तो यह आ जाएगा बेटा 0.4। तो ये क्या आ गया आपका पहला क्वेश्चन का आंसर। देखा, बहुत गजब सीधा है ना। अगला देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया है इसने, सॉल्यूशन नंबर 2 यहाँ करता हूँ मैं, आप देखो इसको। सॉल्यूशन नंबर 2, पढ़ो। कमरे के टेम्परेचर पर जल का वाष्प दाब, जल विलायक हो गया, जल का वाष्प दाब 23.8 मिलीमीटर। यदि सुक्रोज का मोल अंश 0.1 है, यानी कि ये सुक्रोज मिलाने के बाद जो उसका मोल अंश आया, विलय पे डिपेंड होता, वो 0.1 आया है, तो विलयन का वाष्प दाब क्या होगा। इसने विलयन का वाष्प दाब पूछा है बेटा। देखो इधर ये दिया गया है इसने, P नॉट ए बराबर दिया है इसने 23.8 mmHg। गिवन पहचानना सीखो, सुक्रोज का मोल अंश, और एक्स बी जो दिया है इसने वो दिया है 0.1। तो विलयन का वाष्प दाब क्या होगा पूछा है इसने, PA। ये विलयन का वाष्प दाब होता है। क्या है, बहुत सीधा है। चलो देखो इधर वही एक्स बी, सूत्र वही लगेगा जो वहाँ लगा है। एक्स बी बराबर P नोट A माइनस PA बटे P नोट A बराबर क्या होगा, एक्स बी बराबर, सूत्र में रख दूं, कितना दिया हुआ है 0.1। आगे P नोट A कितना है 23.8 माइनस PA कितना दे रखा है बेटा, PA निकालना है, PA दिया नहीं है, निकालना है। नीचे वही ये पॉइंट में है बेटा 23.8। अब इसे सोल्व करना है और कुछ भी नहीं है, मात्रा मैंने रख दी, इसको सोल्व करोगे आप। इस जो ये 23.8 है इसको 0.1 से गुणा करोगे तो ये दशमलव यहाँ आ जाएगा। जैसे क्या आ जाएगा, देखो इधर यह आ जाएगा बेटा, इधर मैं इसको इससे गुणा करता हूँ तो यह आ गया 2.38। 23 से 2.38 आ गया, ध्यान रखना, बराबर इधर के 23.8 माइनस PA को मैं इधर ले आता हूँ, ये वैल्यू किस में आ गई, प्लस में आ गई, PA बराबर इधर 23 है, इस वैल्यू को इधर ले जाता हूँ, किस में आ गई, ये माइनस में आ गई, माइनस 2.38 बराबर क्या आंसर आ गया 21 पॉइंट कुछ आएगा। सोल्व करो आप पूरा, 21 पॉइंट कुछ आंसर आएगा बेटा इसका, आप निकालो, आ जाएगा अभी। ठीक है, 23 में से इसको घटा लो, 2 को घटा लो और 38 को घटा लो, आंसर यही आंसर है। चलो तो ठीक है, आज की क्लास जो एग्जाम्पल 12th क्लास का वो बुक का एग्जाम्पल है उसे आप करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, ऑल द बेस्ट, थैंक यू बच्चों।